शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य और वाक्य के प्रकार। वाक्य के विषय में हम छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक पढ़ते हैं। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वाक्य के बारे में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वाक्य की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल छोटी कक्षाओं के हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे बेसिक जानकारी हम लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम वाक्य के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। बड़ी कक्षाओं के लिए भी वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं और वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, क्या मैं जो बातें कर रही हूँ आपको समझ आ रही है? तो मैं बातें करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, जिन वाक्यों का प्रयोग कर रही हूँ, उनसे आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं फूलों के गुच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और तीसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं, आपने चीनी क्या भाव दी। क्या तीनों चित्रों के वाक्यों को पढ़कर हमें कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है कि किस प्रकार की बात की जा रही है। अगले चित्र में हम देख पा रहे हैं, फूल पर तितली बैठी है, अपनी अपनी पुस्तकें निकालो। इन दोनों से भी हमें बातें समझ आ रही है कि किस प्रकार की बातें की जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल देती हूँ, बैठी पर तितली फूल है, तो क्या हम समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने शब्दों की व्यवस्था चेंज कर दी है, शब्दों का अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मोहन क्या कर रहा है, देखते हैं। मोहन, अरे ओ माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब लग रहा है कि मोहन को कुछ गड़बड़ है और माँ उससे पूछ रही है, माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। इस बातचीत में हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि मोहन और माँ के बीच में क्या बातचीत हो रही है। कहीं कहीं तो आप देख रहे हैं दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया है और फिर भी हमें बात अच्छे से समझ आ रही है। ऐसे ऐसे, अरे ओ, दो ही शब्दों में हमें बात समझ आ रही है। इन उदाहरणों में हमने देखा कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें बात समझ में आए, किसी के विचार समझ में आए। तो ये सारे के सारे जो हमने वाक्य लिखे हैं, इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन शब्दों को व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया है ताकि शब्दों के माध्यम से हमें जो बात कही जा रही है वो समझ में आए। तो यहीं से हम अपनी परिभाषा देखते हैं। शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हमारे वाक्य की परिभाषा में। एक तो व्यवस्थित होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए, और एक सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। हिंदी व्याकरण में उन सभी शब्दों के समूह को जो व्यवस्थित हैं और सार्थक हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। साधारण भाषा में हम देख सकते हैं, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्दों का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए और साथ में वो व्यवस्थित होने चाहिए। तो ये हमारी परिभाषा है, वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। हम अपने आम जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हिंदी व्याकरण में हमें उन्हीं शब्दों के समूह को जो व्यवस्थित है और जो अर्थपूर्ण है, जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसी को हम वाक्य की कैटेगरी में रखते हैं। शब्दों का वह अर्थपूर्ण समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। यानी जिन शब्द समूह का कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता, स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता, उनको हम वाक्य नहीं कह सकते। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी वाक्य सार्थक शब्द समूह है, व्यवस्थित शब्द समूह है, उसके दो अंग अवश्य होंगे। और इन दो अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं, उद्देश्य और विधेय। अभी उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, आइए जानते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। केशव ने झुंझलाकर कहा। यहाँ पर केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव ने हमने हाईलाइटेड कर दिया है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, श्यामा को हमने हाईलाइटेड कर दिया है। दोनों चिड़िया वहां फिर से ने दिखाई दी, दोनों चिड़िया को हाईलाइटेड कर दिया गया है। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो यहाँ पर जो वाक्य हैं, इसमें जिन शब्दों को हमने हाईलाइटेड किया है वो यहाँ पर कर्ता है या कर्ता के बारे में उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और बाकी जो हमने हाईलाइटेड नहीं किए हैं वो बाकी हमारे वाक्य का विस्तार है।
किसी भी वाक्य में जो कर्ता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। आप परिभाषा देख सकते हैं, उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं राधा का नाम लूँ तो राधा कर्ता हो सकती है, राधा सुंदर है। अब राधा कर्ता है तो यहाँ उद्देश्य। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मेरी बहन राधा सुंदर है, तो मेरी बहन राधा की विशेषता है, तो मेरी बहन राधा, तो ये पूरा हमारा कर्ता बन जाएगा, इसलिए मेरी बहन राधा हमारा उद्देश्य बन जाएगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, तो छोटू के पापा ने यहाँ पर कर्ता है, किसकी बात हो रही है? छोटू के पापा की बात हो रही है, तो ये उद्देश्य होगा। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, इस वाक्य में कामाक्षी के विषय में बातचीत की जा रही है, जिसके विषय में बात की जाती है जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है, तो यहाँ कामाक्षी हमारा उद्देश्य होगा। आइए विधेय के बारे में जानते हैं, विधेय क्या होता है। अब जो हमारा वाक्य है उसमें उद्देश्य को छोड़कर जितना भी वाक्य का विस्तार बच गया है उसको हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य अथवा कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, और इसमें कर्ता के अलावा कर्म के विशेषण, क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि वाक्य में कर्ता को छोड़कर जो भी उसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन है वो हमारी क्या कहलाती है? विधेय। अगर ऊपर वाले वाक्यों को हम देखें तो अवलोकन जारी रखा विधेय होगा, कुछ देर तक वही खड़ी रही ये भी हमारा विधेय होगा। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। सरपंच के लड़के ने एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक हमारा जो कर्ता है वो उद्देश्य है, और बाकी जो विस्तार है वाक्य का वो हमारा विधेय है, जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा उद्देश्य है। हमने देखा वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं। हमने वाक्य के अंग भी देखे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात की जाती है वाक्य में जिसके विषय में वो हमारा विधेय होता है। चलिए आगे हम देखते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद हम 2 प्रकार से करते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जब आगे आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो दोनों ही आधार पर आपको अलग अलग वाक्य के भेद पढ़ने को मिलेंगे। तो वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलग अलग तरीके से हम करते हैं। रचना के आधार पर नाम जान लेते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम जान लेते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विस्तार से इनकी व्याख्या और उदाहरण देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, नाम देख लेते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। ये 8 प्रकार है अर्थ के आधार पर। आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से हम इनके बारे में जानेंगे। 9th क्लास में आप हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़ेंगे। 10वीं क्लास में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़ेंगे, और विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता के बारे में जो बात की जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।